आजकल पता है एनालिसिस फेल कहाँ हो जाती है या कहाँ पर लोग क्यों गलत हो जाते हैं जो सही में एनालिसिस करके शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं। मैं पिछले 15-20 मिनट से स्विगी के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था। रोज आईपीओ की लिफ्टिंग के बाद से ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। ठीक है, जब आईपीओ आया था तब इसकी जीएमपी नहीं चल रही थी, क्योंकि जीएमपी चलाने वाले हम लोग नहीं होते हैं, वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो एक्चुअल में, जैसे कि म्यूचुअल फंड एजेंसीज हो गई या कोई भी अल्ट्रा एचएनआई लोग हो गए जो डिमांड करते हैं अनलिस्टेड मार्केट में। और अनलिस्टेड मार्केट में हम लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं, हम में से दो चार पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत ऐसे नहीं है कि 50 करोड़ के शेयर खरीद लेंगे जाके। भाई 15,000, 20,000, 50,000 के शेयर खरीद लेते हैं खाली। ठीक है, तो उस समय स्विगी की डिमांड नहीं थी। अब जब से स्विगी लिफ्ट हुआ है, उसके बाद से लगातार ये भागता जा रहा है। और मैं खाली इतना देख रहा था कि ये क्यों भाग रहा है। लगभग 50% का रिटर्न ये आईपीओ के बाद दे चुका है, 42% का। और आई थिंक 10% इसने लिफ्टिंग वाले दिन दिया था। तो मोटा मोटा अगर हमें 390 रुपए का शेयर था ना, अगर मुझे याद है सही से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। तो 390 माइनस मोटा मोटा 600 कर ले रहा हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2100 हो गया, डिवाइडेड बाय 390 रुपए। मतलब कि 53% का रिटर्न स्विगी दे चुका है। जबकि जबकि स्विगी का अगर आप लोग मतलब प्रॉफिट्स वगैरह देखोगे तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, स्विगी कंपनी यहाँ पर लॉस में है, और अच्छे खासे लॉस में है। लगभग 2350 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही है, और पिछले साल भी लगभग 4000 करोड़ का यहाँ पर लॉस किया था। उसके बावजूद भी जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ की है। अच्छा पता है, अभी कंटिन्यू मतलब मैं पूरा बोल रहा हूँ कंटिन्यूएशन में। आजकल जैसे मैं म्यूचुअल फंड की मीटिंग में जब जाता हूँ पापा के साथ, या कभी कभी अकेले भी चला जाता हूँ, तो वहां पर जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मतलब जो एक्चुअल में जो बड़े लोग होते हैं, पैसे से नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड के, अभी मैं कोटक की परसों नरसों मीटिंग थी, तो वहां पे कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ आए थे। तो बड़े ही लोग थे वो। अभी एक डेढ़ महीना पहले पराग पारिक की म्यूचुअल फंड की मीटिंग थी, वहां पे उनके जो ओनर है उनका बेटा आया हुआ था, ओनर के बेटा, मतलब पराग पारिक म्यूचुअल फंड का जो ओनर है उसका बेटा आया हुआ था। तो ये सब तो बड़े लोग हैं। ये लोग पता है क्या कह रहे हैं कि आजकल म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी और लमसम का जो इनफ्लो है वो इतना ज्यादा हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करता जा रहा है। लोग इतना ज्यादा पैसा एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, मैं उसको अपोज नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, सबको लगाना चाहिए, सब पैसा सबका बढ़ना चाहिए। उसी के साथ एक ड्रॉबैक भी आ रहा है, पता है क्या है? अब बात समझो, यहीं पे अगर स्विगी की जगह कोई और कंपनी होती, वो मान लो एबीसी कंपनी है, और इतने ही लॉस के साथ वो अगर चल रही होती जितना लॉस स्विगी कर रही है, कोई उसमें हाथ नहीं डालता। जस्ट स्विगी का क्योंकि यहाँ पर नाम है, बच्चा बच्चा स्विगी जानता है, तो ही इज लाइक चलो डीमार्ट अकाउंट ओपन करते हैं, अरे स्विगी खरीद लेते हैं। स्विगी तो हम लोग को दिखता रहता है दिन भर, खाना इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं, 50 डिलीवरी वाले हैं, 1000 डिलीवरी वाले, इसको खरीद लेते हैं। इस अनएजुकेटेड वे में जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इनफ्लो इतना ज्यादा है, पंप इतना ज्यादा पैसा इन शेयर्स में हो जाता है कि ये भागते जा रहे हैं अनाप शनाप। भाई इनफैक्ट इस चक्कर में ही अगर आप लोग कभी भी इनका देखोगे, मैंने कभी देखा भी नहीं, अगर यहाँ भी देखो तो रिटेल भरा पड़ा है। भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन सिर्फ 5% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ 4% है, और म्यूचुअल फंड सिर्फ 3-3.5% है। भाई आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा तो होशियार हो नहीं, मैं भी नहीं हूँ, देखो ये फैक्ट है, ये बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए, आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा होशियार नहीं हो। इनफैक्ट इस 1 लाख करोड़ की कंपनी में, 1,20,000 करोड़ की कंपनी में 86% तो रिटेलर हैं। मतलब कि तकरीबन तकरीबन 90,000 करोड़ के, 86,000 सीआर के आसपास तो इस कंपनी में रिटेलर हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल फंड से तो स्मार्ट है नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड भी ऐसे में डर जाता है, सहम जाता है, भाई इतना ज्यादा पंप हो रहा है ये शेयर। ओला का सेम हाल था, ओला भी तो लॉस मेकिंग थी, लिफ्टिंग के बाद वो पूरा नीचे गिरा था। क्या हुआ, उन्होंने बोला हम 4,000 नए शोरूम खोलेंगे, मतलब कि 4,000 नए शोरूम का और घाटा झेलेंगे। उसके बाद भी वो फिर से आपका दुगना हो गया। इनफैक्ट अभी मैंने देखा, मैं अच्छे शेयर्स भी लेके आया हूँ, अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं अभी यहाँ पर पेटीएम देख रहा था, लिटरली पेटीएम यहाँ पर 300 रुपए तक गिर गया था। 300 रुपए के बाद ऐसी कौन सी मार्केट में न्यूज आ गई जो ये 3 गुना हो गया, 1,000 रुपए का हो गया। मतलब
पेटीएम लॉस में था, उसके बाद आईपीओ लेके आए। ओनर ने सारी इक्विटी छोड़ दी अपनी, क्योंकि वो पता था कंपनी बर्बाद है, मैं निकलता हूँ यहाँ पर। भाई ओनर ने, ये मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ का था जब आईपीओ आ रहा था। तो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप पेटीएम का हो गया था, जब पेटीएम 300 रुपए की हुई थी। तो ओनर तो मजे में निकल गया यहाँ से। हाँ, उसके बाद आरबीआई ने बैन लगाया, कंपनी गिर गिर के 300 रुपए की हो गई। कौन लोग थे जो इसको परचेस कर रहे थे? वो वही लोग थे जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, भाई पेटीएम तो ऐप है यार, मैंने तो पेटीएम का ऐप देखा है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। भाई अल्टीमेटली पेटीएम अभी तक लॉस में है, और अभी भी लगभग 1400 करोड़ के आसपास यहाँ पर इस साल का लॉस है, और पिछले साल का भी लगभग 2000 करोड़ के आसपास का था। समटाइम मेरे को डर लगता है, पता है, हम लोग कभी कभी बात करते हैं, हम लोग का मतलब है हम लोग ऐसे मीटिंग्स वगैरह में गए, या जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है अपना पर्सनल लाइफ का, हम लोग बात करते हैं। ये डर लगता है कभी कभी, ये जो लोग अभी मजे से पैसा डाल रहे हैं ना, जब बर्बादी आएगी ना, तो यही लोग सबसे पहले पैसा निकालेंगे अपना, और उस समय जो शेयर्स गिरना शुरू होंगे ना, पूरे पूरे साल पैसा नहीं बनेगा। भाई कोविड के बाद सब लोग कहते हैं कि मार्केट भाग रही है। 2022 में भी मार्केट नहीं भागी थी, पूरे साल म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी अच्छे नहीं थे उस साल। ये सब चीजें मतलब मैंने देख रहा था, और लिटरली मैं इसके ऊपर जितनी भी एनालिसिस कर दूं, भाई स्विगी के ऊपर मैं कितनी एनालिसिस कर देता, बहुत एनालिसिस कर देता मैं। लेकिन मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि इतना भागेगा ये, और अभी भी भागता जा रहा है। आज भी लगभग 12% बढ़ा है। भाई 12% 2 साल का रिटर्न होता है एफडी में। म्यूचुअल फंड में 15-20% साल का रिटर्न बोला जाता है कि बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। देते सब जाते हैं, बात अलग गई। देते भी क्या जाते हैं, मार्केट में इतना ज्यादा पैसा पंप और ऐसे सब दे रहे हैं यहाँ पर। एनीवेज, बात करते हैं यहाँ पर दो चार शेयर्स के बारे में। सबसे पहले स्विगी के बारे में बात कर देते हैं। देखो, अपसाइड की कोई लिमिट नहीं है, नीचे डाउन साइड एक स्टॉप लॉस है। अगर सिर्फ मैं आप लोग को स्टॉप लॉस यहाँ पर बताना चाहूंगा, तो वो लगभग लगभग यहाँ पर कहीं लगा लो 560 रुपए के आसपास में, या जो मेजर जो सपोर्ट है यहाँ पर वो तकरीबन 500 रुपए का है। तो 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लो, और आराम से शेयर को यहाँ पर छोड़ दो। अगर 510 के 500 रुपए के नीचे निकलता है, तो यहाँ पर आप लोग अपना एग्जिट ले सकते हो, वरना इसमें कैरी एंड फॉरवर्ड करो। और प्लीज इसको इस लेवल पे कोई बाय मत करना, भले ही मैं कह रहा हूँ 1000 का हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पे तो मत बाय करो। और 1000 का हो भी जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप इसका लगभग अभी 1 लाख करोड़ के आसपास का है, 1,20,000 करोड़ का। और जोमेटो का लगभग 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। तो जोमेटो के मार्केट कैप के आसपास तो ये पहुंच ही जाएगा धीमे धीमे ओवर द टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से तो कंपनी का जो इनिशियल जो टारगेट है वो 1000-1100 रुपए के आसपास का होगा। और ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये मुश्किल से, मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर यहाँ से भी 1000-1100 तक का पहुँच जाएगा। क्योंकि अगेन ज़ोमैटो, स्विगी अकेली कंपनी है, तो मार्केट कैप दोनों का आस-पास ही में ट्रेड करेगा, और अभी स्विगी का मार्केट कैप आधा है। तो वो धीमे-धीमे ज़ोमैटो तक भागते-भागते पहुँच ही जाएगा। तो 1000 रुपए के आसपास का टारगेट इसका यहाँ पर आज मैं इसको दे देता हूँ, और आने वाले 1 साल में 1000 रुपए के आसपास से पहुँच जाएगा। इसके बाद एनवायरो इंफ्रा का भी आईपीओ आया था। ये कंपनी अच्छी थी भाई, ये कंपनी अच्छी थी। ये कंपनी, अगर किसी को नहीं पता करती क्या है, तो वाटर क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है ऑन द ग्लोबल स्केल। और अभी इंडिया में, ऑल्दो ये खाली दिल्ली साइड में ही काम करते हैं, बट वाटर क्लीनिंग एक बहुत बड़ा टास्क हो रहा है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है पूरा पूरा। एक अकेला शेयर है, ईएमएस करके लिस्टेड है आप लोग का, ये भी बहुत भयंकर शेयर है। इसका तो एसयूवी की कैटेगरी में आईपीओ आया था, जिनको नहीं पता है। एसयूवी की कैटेगरी में आईपीओ आया था, और उसके बाद काफी भागा, लगभग लगभग 200-250% का रिटर्न पिछले 1 साल के अंदर ही दे चुका है। ईएमएस बड़े लेवल पे काम करती है, एनवायरो इंफ्रा छोटे लेवल पे काम करती है, खाली दिल्ली नोएडा साइड में ही कंपनी है। तो इसको अवॉइड करो बेचना। और बाकी अगर इसको बेचना भी चाहते हो, तो बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर बिजनेस मॉडल में हल्का सा भी स्कोप आपको लग रहा हो, भाई स्कोप है, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, तो ईएमएस ले सकते हो। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि चाहो तो ईएमएस ले लो। ऑल्दो ये नया नया शेयर था, तो उस हिसाब से ज्यादा भाग रहा है, बट ठीक है, अगर पोर्टफोलियो में है तो इसको अवॉइड करो बेचना। कंपनी बढ़िया है, ये भागती रहेगी। यहाँ पे अपसाइड का कोई भी टारगेट नहीं है। नीचे स्टॉप लॉस अगर मैं देना चाहूँ तो एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ भाई, खाली ट्रेडिंग के लिहाज से 270 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, वरना तो अभी 340 का ट्रेड कर रहा है। थोड़ा ऊपर करना है तो 290 का कर लो। और मेरे हिसाब से जो गैप यहाँ पर आज क्रिएट हुआ है, ये एक बार फिल होना चाहिए। लगभग 300 रुपए के आसपास कंपनी एक बार पलट के आनी चाहिए। बट अब इसमें ये मत सोचना कि मैं अभी बेच दूं और 300 पे फिर से ले लूंगा, ये सब मत करो। अगर है तो रखे रहो, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलने दो। इसके बाद मैजडॉक बिल्डर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने कई बार कवर किया था 1-2 महीने से इसको, और बार बार कहा था गिरने गिरने में राउंडिंग बॉटम सब बनाएंगे। जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे आप लोग के, सब बहुत ऊपर गए थे और सबके सब बहुत नीचे आए थे। अब वो पूरा राउंडिंग बॉटम ऐसे बनाएंगे। आई होप राउंडिंग बॉटम आप समझ रहे हो। अगर राउंडिंग बॉटम समझ में नहीं आ रहा है, तो राउंडिंग बॉटम सर्च कर सकते हो, राउंडिंग बॉटम पैटर्न आ जाएगा।
कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, ये सब के सब ये बनाएँगे, ठीक है? अगर मैक्सडॉक का तो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सडॉक मेरे पास भी था और पूरा की पूरा ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है और अब ये लगातार भाग रहा है। पिछले 1 महीने में 30% भाग चुका है और ये नॉन स्टॉप भागेगा। वापस से इसका ऑल टाइम हाई लगभग 58-5900 रुपीज़ के आस-पास का था। ये वहाँ तक जाएगा और फिर उसको ब्रेक करके अपना ऊपर ही निकलेगा, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आईटीआई का शेयर भी मैंने 1-2 बार कवर किया है। लेने के लिए ज़्यादा बुलिश मैं कभी था नहीं, बट ठीक है, आईटीआई ने भी रिटर्न, अगर किसी ने परचेज़ किया था तो ये मुझसे 1-2 लोग कमेंट में इसका पूछ रहे थे। तो रिटर्न अच्छा दे चुका है। अगेन ब्रेकआउट शेयर था, प्रॉफिट कंपनी को बहुत दमदार हुआ है इस साल। मतलब लॉस वाइज़ अगर देखोगे तो बड़े-बड़े ऑर्डर मिले थे। क बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा-सा लॉस है इस साल। बट ऑर्डर वगैरह इनको काफ़ी धम मतलब इधर बीच आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स इनको यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर एक इनका ऊपर रेजिस्टेंस था जहाँ पर कंपनी आप लोग की पहुँच चुकी है। तो इस पॉइंट पे तो बाय मत करो, इसको प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है ₹380 के ऊपर निकल के कंपनी ट्रेड करती है, मैं तो कह रहा हूँ 400 के ऊपर निकलने दो। अगर 400 के ऊपर निकलती है तो ही बाय करना, वरना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ऑल्दो अगर थोड़ा-सा मेरी पर्सनल मानो, तो यहाँ पर देखो ऊपर गया, नीचे आके यहाँ पर एसएल हिट किया, अब वापस ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से इसको दे देना चाहिए इस बार। तो ब्रेकआउट जहाँ तक है दे देगा। वारी एनर्जीज़ में भी सेम चीज़ हुई थी जो स्विगी में हुई। कंपनी ठीक थी, जैसी भी थी वैसी भी थी, ऊपर गई लेकिन वापस से अभी ये राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही है और इसको ये नीचे लगभग आ रही है। तो धीमे-धीमे मुझे लगता है वापस से अभी इस लेवल्स के बीच में ही ट्रेड करेगी। तो इसको, जैसे कि साहिल भाई ने शेयर्स अपने बेच दिए थे, तो अब अगर वापस से एंट्री लेना चाहते हो तो इसके अगर ऊपर निकलती है तो ही एंट्री लेना, नहीं तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है फिर से यहाँ पर ₹2,500 के आस-पास कंपनी आ जाएगी। देखो यही बात होती है वैल्यूएशन की। कंपनी यहाँ गई, नहीं टिकी, दोबारा नहीं टिकी, वो नहीं टिकेगी। पंप करते रहोगे पैसा, कोई मतलब नहीं, कितना पंप कर लोगे, पूरी कंपनी थोड़ी खरीद लोगे अपने हाथों में। और कंपनी खरीद भी लोगे तो भी तुम कहोगे कि मेरे को अब 10 लाख करोड़ की कंपनी ये बनानी है, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी कंपनी बन जाएगी। भाई कंपनी की औकात होनी चाहिए, वैल्यूएशंस होने चाहिए, प्रॉफिट वैसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कंपनी अभी इसी के बीच में ट्रेड करती रहेगी और बहुत ही ऊपर अच्छा सा रिजेक्शन है, तो कंपनी वापस से यहाँ तक मुझे लग रहा है एक ना एक बार तो ₹2700 के आस-पास आ ही जाएगी। ज़्यादा दूर है भी नहीं, 3100 पे ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा बहुत ही नीचे है आप लोग का। सेम गोज़ फॉर एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन में तो ऊपर, खैर ये हटा देता हूँ सब यहाँ पर मैं। ऊपर यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस है ₹150 के आसपास का और नीचे आप लोग का एक यहाँ कहीं पर है। कंपनी इसी के बीच में ट्रेड कर रही है 140 से ₹150 के बीच में। नीचे अगर ब्रेकआउट देती है तो आप लोग का लगभग ₹130 के आसपास आ जाएगी, तो इसको भी अभी अवॉइड करो। और वैसे भी ये सब लार्ज कैप की कंपनीज़ हैं, तो लार्ज कैप तो मैं वैसे भी बाय करने को बोलता नहीं हूँ कभी भी। इसके बाद हाँ, मदरसन कंपनी भी लार्ज कैप की कंपनी है। मैंने बहुत रेयर केस में सो आई थिंक सिर्फ एक बार कवर किया है, बल्कि अगर मैंने कवर नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। आज लगभग 2-3% के आसपास बढ़ी थी, लार्ज कैप की कंपनी है। अ, ज़्यादा देखो मैं रखने की राय दे नहीं रहा हूँ, बट क्योंकि बहुतों के पास ये है कंपनी। सर देखो, 1 मिनट। आज ये यहाँ पर लार्ज कैप में टॉप गेनर थी। बाय चांस है, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट है, वरना कंपनी यहाँ पर अपने हिसाब से बढ़िया ट्रेड कर रही है। लार्ज कैप की कंपनी है, पिछले साल का जो रिटर्न था ऑलमोस्ट 100% का था, बट उसके बाद जब मार्केट गिरी तो थोड़ा-थोड़ा ये भी गिरते-गिरते आप लोग का नीचे आ गई है। तो एज़ अ लार्ज कैप स्टॉक रखना चाहते हो रख सकते हो, कंपनी बढ़िया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, भाई 15% तो म्यूचुअल फंड है। देखो ये बढ़िया होल्डिंग होती है। जब टॉप की 3 होल्डिंग में आपको रिटेलर दिख भी ना रहा हो, तो ये कंपनी बढ़िया है, इसकी वैल्यूएशन सही है। भाई देखो, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, 58% तो मालिक है, बहुत बढ़िया, वो तो प्रमोटर अपना बेचेगा नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे म्यूचुअल फंड ज़्यादातर ज्ञानी लोग, इनको फॉलो किया करो। 15-16% ये लोग हैं, बहुत बढ़िया है। इसके बाद 13% बाहर के लोग होल्ड करते हैं कंपनी, बाहर के मतलब अ, जैसे म्यूचुअल फंड तो इंडिया के हो गए, ऐसे म्यूचुअल फंड, हेज फंड बाहर के होते हैं। तो 13% उनके पास होल्डिंग है। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है आप लोग का रिटेल सिर्फ 8%, मतलब कि 1 लाख करोड़ की कंपनी में खाली 8,000 करोड़ की होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर्स के पास है। ये बढ़िया कंपनी है, ऐसी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखा करो। और इसके बाद इनको एनालिसिस भी मत करो। मैं जनरली टिप दे रहा हूँ, मैं अगर कंपनी सिलेक्ट करना नहीं आती है तो सिर्फ ऐसी कंपनीज खोजो जिनकी होल्डिंग वगैरह बढ़िया हो, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोग को कैपिटल मार्केट कहा था बाय कर लो, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था। और उसी के साथ मैं देख रहा था कि उसमें धीमे-धीमे होल्डिंग एफआईआईज़ और पब्लिक कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे थे। तो ऐसी कंपनीज़ देखा करो और इनको रख लो अपने पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप चलेंगी ये कंपनियाँ, चलना ही चलना है।
भाई जितना रिटर्न आप नहीं बना पाते हो, म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न बैठे-बैठे बनाता है लोगों के लिए। तो अगर वो ये इसको ले रहा है, तो क्यों नहीं आप ले रहे हो? और अगर आपको देखना है कि कौन-सा म्यूचुअल फंड ने इसको लिया है, तो वो भी कई तरीके हैं भाई। कौन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लार्ज कैप फंड हो गया। और इन फंड्स को हल्के में मत लो भाई, 52% का रिटर्न निकालना है साल का। ठीक है? तो इतना रिटर्न आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो से, बहुत लोग हैं जो नहीं निकाल पाते हो, बहुत लोग हैं सर ऐसे। इसका रिटर्न देखो कितना है, लगभग 34 का है। चलो इसका तो कम है, खैर काफ़ी गिर गई है मार्केट अभी, तो उसके बाद कम हो गया है, बट ठीक है। इसके बाद डीएलएफ का, अच्छा डीएलएफ का मैं बाय करने को इसलिए कह रहा हूँ, कर सकते हो। डेली वगैरह में आजकल मैं रोज़ इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, डीएलएफ ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डीएलएफ ने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और पूरा पूरे प्रोजेक्ट यहाँ पर सोल्ड आउट हो गए। बट अगेन ये प्रॉपर्टी लाइन की कंपनी है, तो पर्सनली मेरे तो पोर्टफोलियो में कोई भी इस टाइप का शेयर नहीं है। रीज़न क्या होता है, इन लोग की जो बैलेंस शीट होती है उसमें फ्रेंडली एक पंप देखोगे, और फिर बैलेंस शीट अगले साल खाली हो जाएगी। क्यों खाली हो जाएगी? चीज़ें इन्होंने बेची, बेचने के बाद चीज़ें बनाएँगे 2 साल 3 साल लग के, तो उस साल तो पैसे इनको मिलना नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के शेयर्स प्रॉपर्टी के लाइक मैं परचेज़ नहीं करता हूँ। अ, 2-3 लोग पूछ रहे थे कमेंट में, सोचा कवर कर दूँ, बट अगेन मेरे को कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पर है नहीं। सेम गोज़ फॉर ओबेरॉय रियलिटी ऑल्सो। ठीक है, रिटर्न वगैरह 1 साल का 50% के आस-पास का है, बट अगेन प्रॉपर्टी लाइन के शेयर्स होते हैं ये सारे। मैं लाइक क्या बताऊँ मैं, ये सब की चीज़ें देखो ऐसे काम करती हैं। कोई प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, वो पूरा की पूरा सेल आउट हो गया, ठीक है बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, बट अगेन प्रॉपर्टी लाइन है, तो मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं तो थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्टेड नहीं दिखाता हूँ। हडको ठीक है, हडको सरकार से ऑर्डर वगैरह मिलता है, बहुत कंपनी भागी है। अगेन राउंडिंग बॉटम कंपनी यहाँ पर बना रही है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पूरा वापस यहाँ पर ₹330 के आसपास से ₹350 के आसपास कंपनी चली जाएगी अगले 1-2 महीने में, और फिर बैठे-बैठे देखते रह जाओगे। हडको ले सकते हो। हडको ने पिछले साल बहुत पैसा बनाया है, ₹100 से कंपनी सीधा ₹350 गई थी, 250-300% का रिटर्न हडको ने मुझे भी दिया है। मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी बहुत नीचे से मैंने बाय करके रखी थी। भाई देख रहे हो, ₹50 का शेयर था, ₹50 से भागता-भागता 350 का गया था, 5 गुना हुआ था 1 साल में। मैंने खुद परचेज़ किया था, 50 पे तो नहीं किया था मैंने, अराउंड 200 पे परचेज़ किया था, 150 पे परचेज़ किया था। तो हडको देख सकते हो। और हडको भी पता है मैंने क्यों परचेज़ किया था? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड था, मतलब है, फंड मुझे एग्ज़ैक्टली फंड नहीं याद आ रहा है, उसमें से कोई एक फंड था, वो इसको बहुत बाय कर रहा था, और उसी को देखा-देखी मैं और भी फंड बाय कर रहा था, तो उन्हीं को देख के मैंने बाय किया था। तो इसको भी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिक्सन, अभी थोड़े दिन पहले मैंने 12,000 15,000 पे कवर किया था, उससे पहले 12,000 पे कवर किया था। 15,000 पे भी कहा था ले लो, आज 18,000 का पहुँच गया है, किसी ने कमेंट ही किया था तभी फिर से कवर कर रहा हूँ। लगभग 50% का रिटर्न पिछले 3 महीने में दे चुका है, जबकि ये लार्ज कैप का स्टॉक बन चुका है। मैंने जिस दिन 15,000 का था, मैंने उस दिन भी कहा था लार्ज कैप का स्टॉक है, बन जाएगा, और एग्ज़ैक्टली यही हुआ है। आज वापस से मैं 10-15 दिन बाद कवर कर रहा हूँ इसको। पिछले 1 महीने में 25% का रिटर्न बना के दिया है, वो भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में। क्या बुरा है? डिक्सन अगेन सेमीकंडक्टर की कंपनी है, गूगल पिक्सल से ऑर्डर जीत चुकी है, गूगल पिक्सल अब से इंडिया में बनेंगे, और यही कंपनी को मैन्युफैक्चर करेगी, नोएडा साइड में प्लांट डालेगी अपना। तो बहुत बढ़िया कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। मैं कह रहा हूँ अभी भी ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, ये 10 लाख करोड़ की ताकत रखता है कंपनी, क्योंकि जैसा गूगल पिक्सल ने इनको ऑर्डर दिया है, हो सकता है कल को कोई और कंपनी ऑर्डर दे दे, फ़ोन की दे दे, लैपटॉप की दे दे, टीवी की दे दे, वॉशिंग मशीन की दे दे, किसी भी चीज़ की दे सकती है, फ्रिज की, एसी की, भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ की दे सकती है। तो डिक्सन बहुत बढ़िया है, 2-3 स्टॉक्स ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, पोर्टफोलियो में रखो, ये सारे बढ़िया स्टॉक्स होते हैं आप लोग के लिए। इसके बाद यहाँ पे कानन टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, आईटी का स्टॉक है। अगेन मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, खाली 43,000 सीआर के आसपास का ही है। इसको भी रख सकते हो, ये थोड़ा-सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता है। अगर मैं इसको दिखाना भी चाहूँ आपको, तो मैं अगर स्क्रीनर पे दिखाऊँ आपको, स्क्रीनर पे दिखाता हूँ, देख सकते हो। थोड़े टाइम पहले ही अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा था, अभी थोड़ा-सा भाग गया है, बट अगेन अगर रखना चाहते हो तो इसको एट दिस पॉइंट भी बाय कर सकते हो। थोड़ा-सा महँगा स्टॉक है, ₹7,000 के आसपास का है, बट फिर भी ठीक है। रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने बोला, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी बढ़िया है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। 125 करोड़, 131 करोड़, 160 करोड़, फिर 250 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल यहाँ पर कस के बढ़ रहा है। मार्केट कैप उस हिसाब से ठीक है, मिड कैप है, ना ज़्यादा है ना कम है, बट पोर्टफोलियो में रख सकते हो। 361 वॉट, ये मुझसे किसी ने पूछा था, सर ये भी यहाँ पर कैपिटल मार्केट का स्टॉक है। तो अगेन कैपिटल मार्केट पे तो मैं तो बुलिश हुई, बट इसके अलावा अगर बाय करना है आप लोग को, तो के फिनटेक बाय कर सकते हो। के फिनटेक टेक्नोलॉजीज अभी तो खैर थोड़ा बहुत काफी भाग गया है, अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल यहाँ पर हो रहा है। किसी ने बाय किया था,
प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैं तो कहूँगा भाई इसको होल्ड करो। सेम गोज़ विथ कैम्स ऑल्सो, लगभग 12-13% भाग चुका है, बहुत बढ़िया शेयर था ये भी। एंड इसके बाद सीडीएसएल मैंने कहा था बाय करने को, लगभग ठीक है, ऑल टाइम हाई के आस-पास ही है। अच्छा 2000 पहुँचने वाला है, क्या बात है! कब हिट, अच्छा आज ही है क्या? टुडे हाई, अच्छा आज ही ऑल टाइम हाई मारा है, टुडे हाई, अच्छा ओके, आज ही इसने ऑल टाइम हाई मारा है। तो ऑलमोस्ट ₹2000 का ही होने वाला है। मैंने तो 500-600 पे बाय करके बैठा हुआ हूँ, तो मेरी तो बात ही छोड़ दो। कभी भी ले लो। अभी भी लोग कमेंट में पूछते हैं, सर अब की पीछे आएगा तो अब की लेना सही रहेगा? सर अब की पीछे जाएगा 1600 पे तो अब की ले लूँगा। तो 1600 पे तो आने ही नहीं वाला है, ना 1700 पे आने वाला है। आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, वरना अभी भी ले लो, मैं बार-बार कह रहा हूँ। लिटरली मुझसे लोग अभी भी पूछते हैं, सर अब ले लूँ, अब ले लूँ? भाई इसको लेके रखो। एफएल भी सेम चीज़ें हैं, एफएल भी मैंने बार-बार कहा था बाय करने को, एफएल तो मैंने अभी भी कहा था। 1 महीने पहले भी मैंने बाय करने को कहा था। लगभग 16-17% का रिटर्न बना के दे चुका है कंपनी यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया कंपनी है। तो एक साथ कुछ शेयर्स थे जो आपके साथ मुझे डिस्कस करने थे। बेसिकली मुझे कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। तो ये सारी बातें थी, बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।